स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। हाल ही में रायसेना डायलॉग 2024 कंक्लूड किया है। ये डायलॉग बेसिकली 3 दिन का था और उसके साथ एक दिन क्वाड रिलेटेड डिस्कशंस के लिए भी रखा गया था, तो बेसिकली 4 डेज। एंड इस रायसेना डायलॉग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर था जहाँ पे इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी, जो बेसिकली प्रोजेक्टेड फॉरेन पॉलिसी है अगले 5 साल के लिए, उस पर काफ़ी डिस्कशन किया गया है। अलॉन्ग विथ इट कुछ ऐसे एरियाज या थिएटर्स ऑफ एंगेजमेंट पे फोकस किया गया है जो प्रायोरिटी रहेगा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का इन द कमिंग ईयर्स। नाउ ये जो इंडिकेशन था रायसेना डायलॉग में, इस पे नॉट ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बट जो हमारे पार्टनर्स हैं जैसे कि नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन as a whole was there, UN के कुछ members थे, along with it there were members from Southeast Asia, there were members from Africa। तो कई जो diplomats हैं या scholars या business people, civil groups, इनके साथ discuss करके एक proper cohesive argument के through इंडिया ने या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये ज़रूर प्रोजेक्ट किया है कि दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ नेक्स्ट 5-year रोड मैप इज गोइंग टू बी व्हेन इट कम्स टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मेजर हाइलाइट्स क्या था इस डिस्कशन का, अलॉन्ग विथ इट इंडिया ने क्या प्रोजेक्टेड रोड मैप बनाया है फॉर द नेक्स्ट 5 years। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट कि रायसेना डायलॉग्स है क्या। ये रायसेना डायलॉग्स 2016 से स्टार्ट किया हुआ है एंड इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो एक थिंक टैंक है, एंड अलॉन्ग विथ इट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इसमें काफ़ी योगदान है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डिवीजन है पब्लिक डिप्लोमेसी एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इट डील्स विथ व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स। ये डायलॉग has been formulated in the lines of Shangri-La dialogue, Munich Security Conference, and the agenda, जो मेन एजेंडा है रायसेना डायलॉग का, वो बेसिकली ये था कि इस डायलॉग में इंडिया के जो पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, उनको बुलाया जाएगा एंड एक इंडिया सेंट्रिक एजेंडा पे डिस्कस किया जाएगा। इससे क्या होने वाला है? The purpose for this was basically to discuss India's choices, India's priorities and India's partnerships. इन 3 पिलर पे ही रायसेना डायलॉग हैज बीन फॉर्मुलेटेड। 2016 से ये काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा है एंड इस साल इट वाज द 9th एडिशन। नाउ 2024 का जो एडिशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं एंड सभी जगह पे सिग्नलिंग की जा रही है कि अगला जो टर्म है उसमें किस तरीके से, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उसका क्या प्रोजेक्शन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए रायसेना डायलॉग को चूज किया गया है एंड यहाँ पे चाहे वो हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा जी हो, चाहे और कितने जो मिनिस्टर्स आए थे, सभी का अप्रोच यही था कि दे कुड प्रोजेक्ट इंडियाज 5-year रोड मैप व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। एंड इसमें काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या हमारे नेक्स्ट इंगेजमेंट एरियाज रहेंगे या प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रायसेना डायलॉग। तो रायसेना डायलॉग 2024 का जो थीम था वो था चतुरंगा, एंड चतुरंगा बेसिकली मीन्स इट्स एन एंशिएंट गेम ऑफ चेस, वहीं से वर्ड आता है शतरंज का। एंड जो 4 कंसेप्ट डिस्कशन के लिए ली गई थी वो था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जस्ट कपल ऑफ वर्ड्स आउट हियर। पैंडेमिक के बाद देयर हैव बीन 2 मेजर वॉर्स दैट आर टेकिंग प्लेस। एक हो गया रशिया यूक्रेन, एक हो गया इजराइल हमास। नाउ दोनों ही वॉर्स ने पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी पे ऑफ कोर्स रुकावट डाली है। देयर हैव बीन हर्डल्स बिकॉज ऑफ इट एंड इंडिया ने कहा है दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, बट वेस्ट से काफ़ी प्रेशर आया है ऑन इंडिया टू टेक अ साइड दैट सपोर्ट्स द वेस्टर्न एजेंडा, और इंडिया ने ये नहीं किया है। इंडिया ने अपना एजेंडा फॉरवर्ड करते हुए इंडिया ने अपना नेशनल इंटरेस्ट पे ये गेम खेला है, कहा है दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर एंड इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली सेड कि दोनों वॉर्स का सोल्यूशन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ही हो सकता है।
बट तभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता गया है। इस डायलॉग में भी, रायसेना डायलॉग में भी जो मैंने ऑब्जर्व किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बार बार जो भी यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट्स आ रहे थे वो बार बार इंडिया को यही बोल रहे थे कि इट्स हाई टाइम इंडिया टेक्स अ स्टैंड। यहां तक जब स्विट्जरलैंड में जो अभी पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसका भी इनविटेशन दिया गया इंडिया को, और ये ओपनली इनविटेशन दिया जा रहा था, वहां पे भी उन्होंने कहा कि इट्स टाइम दैट इंडिया कम्स इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिक वेस्ट का अभी भी रायसेना डायलॉग्स में भी चलता गया। दूसरा पॉइंट था कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट पे बात हुई है सबसे ज्यादा चाइना को लेके, कि चाइना का जो ये माइंड गेम्स है, चाइना का जो ये कांस्टेंट कंपटीशन है सभी के साथ, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे वो जापान के साथ हो, हर जगह पे जो ये कॉन्टेस्ट का एक माइंड गेम खेलता रहता है चाइना, इससे वर्ल्ड ऑर्डर पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर रहा है वही डिविजन्स जो पहले भी नोटिस की गई थी कोल्ड वॉर के समय पे। सो इस पे भी काफ़ी बात हुई है, कंटेस्ट को लेके बात हुई है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि किस तरीके से डी रिस्किंग पे फोकस किया जा सकता है। ये डी रिस्किंग का मतलब क्या है? बेसिकली ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना से किस तरीके से हट के कंट्रीज कैन टेक दिस डी रिस्किंग एक फॉरेन पॉलिसी का एक फैसेट रख सकते हैं, जहां पे चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो ये माइंड गेम्स ऑफ चाइना हो, कंट्रीज हैव टू डी रिस्क। एंड इंडिया ने यही कहा है कि इंडिया को देखो, आप एज एन एग्जाम्पल आप स्टडी करो, तो इंडिया हैज बेसिकली मेंटेन्ड दिस डी रिस्किंग एज अ फैसेट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिससे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी कंट्री इज समथिंग दैट इंडिया हैज अवॉइडेड। इसी से जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि countries should admire us rather than criticize us because we have so many partners. We have been able to de-risk, right? So this is exactly what our honorable minister has been talking about. तीसरा जो word आया है cooperate, and India ने यही पे फिर से again we talked about, चाहे वो G20 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो क्वाड हो, अलग अलग लेवल पे इंडिया ने कोऑपरेशन की बात की है, अलग अलग एरियाज में इंडिया ने ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की बात की है। एंड इंडिया का यही मानना है कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में क्योस है उसको कोऑपरेशन से ही डील किया जा सकता है। एंड कोऑपरेशन डज नॉट ओनली मीन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑल्सो मीन्स जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन, सॉफ्ट पावर कोऑपरेशन, एज वेल एज सिविलाइजेशनल कोऑपरेशन। उस पर अभी आते हैं, बट अलग अलग जो एरियाज को इंडिया ने डिफाइन किया है कोऑपरेशन के लिए, काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगेन ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिक्स में वी ओनली लुक एट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वेयर कोऑपरेशन कैन टेक प्लेस, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया इज पुटिंग फॉरवर्ड, सेइंग दैट एरियाज इतने सारे हैं जहां पे कोऑपरेट कर सकते हैं, बट इट इज आवर आइडियाज दैट लिमिट्स अस, इट इज आवर माइंडसेट दैट लिमिट्स अस, राइट? एंड लास्टली क्रिएट पे आया है। क्रिएट हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बेसिक जो आर्ग्यूमेंट था पूरे रायसेना डायलॉग में, इट वॉज लार्जली अबाउट क्रिएटिंग और डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स, राइट? एंड द होल आइडिया वॉज कि किस तरीके से अगर हम जितना हम डाइवर्सिफाई करेंगे उतना इट विल बी हेल्पफुल फॉर द वर्ल्ड economy, as well as the fact that countries do not have to continue to over depend on any country, any particular country. तो इसीलिए इन चार पे पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था इसी पे था, राइट? एंड इन चार टॉपिक्स पे ही क्लियरली इंडिया का जो एज आई सेड न्यू फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स या ऑब्जेक्टिव्स आप जो भी कहना चाहते हो वो हैज बीन प्रोफाउंडली स्टेटेड आउट कि क्या है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बट उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट द लीप ईयर सेल। सो लीप ईयर है, 29 डेज हैं इस साल फरवरी में, राइट? और उसी अमेजिंग ओकेशन पे स्टडी IQ लेके आया है लीप ईयर सेल, जो P2I बैच। नाउ P2I बैच के बारे में आप सभी को पता ही है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का है, इट्स द मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ स्टडी IQ। एंड अगर आप UPSC के बारे में सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि वो टॉप रैंक IAS बनना है, so this is the course that's going to help you from prelims to mains to interview,
हर स्टेज में स्टडी IQ आपको सपोर्ट करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इस लीप ईयर सेल में अगर आप यूज करते हो DW लाइव कोड, आपको इमीडिएट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट इट एट 22,499 रुपीज। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू IR इन दैट बैच, राइट? इंटरनेशनल रिलेशंस मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। एंड ये सेल चल रहा है 29 फरवरी लीप ईयर डे तक, तो इसीलिए जल्दी जाइए, गो टू स्टडी IQ वेबसाइट, टेक अ लुक एट द फीचर्स, राइट? बेस्ट फैकल्टीज के बारे जो डेमो वीडियोस हैं, उसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग का मॉड्यूल, यू कैन टेक अ लुक एट द मेंटरशिप मॉड्यूल, सारा फीचर्स आप देख के देन टेक अ डिसीजन। बट क्या करना है आपको? DW लाइव कोड यूज करना है, जिससे कि यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मीट यू ड्यूरिंग द कोर्स व्हाइल टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए आते हैं अभी कि एग्जैक्टली क्या होता है कोई भी रायसेना डायलॉग्स में, ठीक है? तो रायसेना डायलॉग अगर आप यू टेक अ लुक एट द कॉन्फ्रेंस बुकलेट, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कॉन्फ्रेंस बुकलेट में आप देखोगे कि एक ही टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स हो रही हैं, बट मल्टीपल इवेंट्स में एक होता है जो मेन कॉन्फ्रेंस रूम में होता है। जैसे कि अभी अगर आपने फोटोज देखा होगा तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का जो पैनल में बैठे हैं, या जो हमारे कितने सारे मिनिस्टर्स आए थे जो दे वर गिविंग देयर स्पीचेस, वो सारा एक मेन कॉन्फ्रेंस रूम में होता है, राइट? उसके अलावा देर आर 4 रूम्स जहाँ पे साइड लाइन्स में मीटिंग होती रहती है। साइड लाइन्स मतलब देर आर 3 ट्रैक्स जो चलती है। एक ट्रैक 1 दैट इज ऑफिशियल ट्रैक चलता है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया एज वेल एज कोई और मिनिस्ट्री, लिथुआनिया का हो गया, एस्टोनिया का हो गया, कोई भी जो कंट्री इनवाइटेड है उनके साथ जो ऑफिशियल कन्वर्सेशन होता है उसे ट्रैक 1 कहा जाता है। 1.5 बेसिकली होता है जहां पे गवर्नमेंट एज वेल एज सब सिविलियन ग्रुप्स आर इंक्लूडेड, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, चाहे वो बिजनेस हाउसेस हो, बिजनेस ग्रुप्स हो, या कोई NGO। बट इट्स 1.5, इट इज बेसिकली गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहेंगे। एंड ट्रैक 2 इज बेसिकली जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं रहेंगे, इट्स लेड कंप्लीटली बाय द सिविलियन ग्रुप्स। नाउ ये तीनों चीजें चलती हैं साइड बाय साइड एज वेल एज द मेन पैनल जो चलता रहता है। एंड जो ट्रैक 1, 1.5 और ट्रैक 2 है, इट इज ओनली बाय इनवाइट। तो सो आई वॉज पार्ट ऑफ कपल ऑफ ट्रैक 1.5 एंड वहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा टेबल होता है एंड एवरीबडी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है। सो वन ऑफ देम दैट आई अटेंडेड वाज ऑन ताइवान। तो ताइवान पे इट्स वेरी क्लियरली इंडिकेटेड कि क्या एजेंडा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ताइवान का कुछ भी आप डिस्कस करो कि चाइना का थ्रेट क्या है, या दैट कैन चाइना डू दिस, या ताइवान का रेडार्स, या कुछ ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते हो आप। एक प्रॉपर एजेंडा दिया जाता है, एक एजेंडा सेट किया जाता है। इस बार का एजेंडा था कि किस तरीके से इंडिया ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकता है। एंड इस एजेंडा पे एवरीबडी कम्स आउट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, चाहे वो अगेन बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, या कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बारे में बात कर सकते हैं। सो वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट वाज वन चाइना पॉलिसी को रिमूव करना, एंड द गवर्नमेंट स्टैंड वाज कि इसको ऑलरेडी वी हैव स्टॉप्ड मेंशनिंग इट, बट एक ऑफिशियल स्टैंड लेना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो दैट वाज वन थिंग दैट वाज वेरी क्लियर। बट जो नॉन गवर्नमेंट के थे, जैसे एकेडमिशियंस थे या जो बिजनेस हाउस के थे, वो उनका पॉइंट था कि कैन वी इम्प्रूव आवर टूरिज्म जो है, कैन वी इम्प्रूव, ऑलरेडी एक बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट और इंडिया में है, तो उस पर क्या हम ताइवान में कैन वी गिव देम वीज़ा फ्री ऑप्शंस और सर्टन अदर ऑप्शन, जिससे कि ये बूम हो सके या ये रिलेशन बन सके। उसके साथ साथ देयर वाज आल्सो अ टॉक अबाउट डिफेंस टाइज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देयर वाज अ मेंशन अबाउट ट्रेड टाइज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, बट देयर वाज आल्सो कि और कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो ये जो रहता है, दिस इज अगेन व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज लार्जली अबाउट कंसेंसस बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर डिक्लेरेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा। इन सब डिप्लोमेटिक चैनल्स में क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, ये सब चीज़ें हम सोच सकते हैं, ये सब हम चीज़ें डिलिबरेट कर सकते हैं,
एंड फाइनली जब डेलिबरेट करके एक डॉक्यूमेंट आता है वो ऑफिशियल लेवल पे साइन किया जाता है, राइट? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज जस्ट अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग एंड कंसेंसस बिल्डिंग, एक कंसेंसस कि भाई सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं आर दे इन लाइन विथ इट, आर दे इन अग्रीमेंट कि ये जो ऑप्शन है इसको हम सोच सकते हैं कि नहीं. दूसरी चीज है सिग्नलिंग. सिग्नलिंग क्या होता है? सिग्नलिंग ये होता है कि कभी आप यू वांट टू से समथिंग टू समबडी बट यू आर अफ्रेड कि अगर डायरेक्टली बोला जाए तो ऑफेंस ले लिया जाएगा. तो सोचिए आप किसी पार्टी में जा रहे हो बट आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि पता है अभी मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना है, थोड़ा ये मतलब यू आर बेसिकली ट्राइंग टू से सर्टेन थिंग्स विदाउट अटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, क्योंकि आपको ऑफेंस नहीं दिलवाना है. तो इसके ये जो सिग्नलिंग का होता है, कंट्रीज इसको बेसिकली ईदर थ्रू पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स करते हैं या इन जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, इन कॉन्फ्रेंसेज में ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसीज में बहुत ही सटली ये बोला जाता है कि क्या उनका एजेंडा है. फॉर एग्जाम्पल ये वन चाइना पॉलिसी को लेकर ये सभी को पता है कि इंडिया को इसको अबैंडन करना है, बट वन चाइना पॉलिसी को क्यों इंडिया अबैंडन नहीं कर रहा है, इसका जो सिग्नलिंग था इट वाज लार्जली डन इन दैट मीटिंग कि क्यों इंडिया नहीं कर रहा है. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंडिया इसको ऑफिशियली मेंशन नहीं करते हुए भी किस तरीके से इट इज मैनेजिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना. सो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली सिग्नलिंग एंड कंट्रीज आके यहाँ पे यही करते हैं कि व्हाट इज देयर प्रॉब्लम एरियाज या उनका क्या डिप्लोमेटिक थ्रस्ट है. एवरीबडी कम्स आउट एंड डज दिस. तो हर लाइन को बहुत केयरफुली सुनना पड़ता है एंड जो उसका रीड बिटवीन द लाइन्स वाला कंसेप्ट नहीं है उसको बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आधा चीज ऐसा लगता है कि इट इज नेवर टू द पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू रीड इट रॉन्ग you have taken a completely wrong guess. तो इसीलिए रीड बिटवीन द लाइंस जो करना पड़ता है डिप्लोमेटिक चैनल्स में, इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुली. ओके, मूविंग ऑन, जस्ट वांटेड टू शो कि that this is how the panels take place. Okay, so we have G20 Sherpa out here who is basically talking about green hydrogen, right? Uske baad we also had the panel on the second day by which was moderated by Palki Sharma Upadhyay, and we also had our Honorable Minister S. Jaishankar, who very in straightforward words talked about कि India is not going to fall into the trap of China's mind games. ठीक है, तो बेसिकली ये पैनल्स रहता है, ये मेन रूम में ऐसे इस तरीके से डिस्कशंस की जाती हैं. जहाँ पे ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 होता है वहाँ पे यू कैन नॉट यूज़ कैमराज, यू कैन नॉट यूज़ रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाती है. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो क्या थे मेन हाइलाइट्स ऑफ द डायलॉग? ठीक है, नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द जनरल हाइलाइट्स ऑफ द डायलॉग. तो सबसे पहला था देयर वाज अ कांस्टेंट मेंशन ऑफ चाइना. इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं था. हमेशा से रायसेना डायलॉग में पाकिस्तान को लेके एक बड़ा एम्फेसिस रहता है, पाकिस्तान को लेके एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान आ ही जाता था, बट इस बार नो मेंशन, कहीं पे मेंशन नहीं हुआ है. इट वॉज ऑल अबाउट चाइना, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए हैं, रिजल्ट्स अभी तक नहीं आ रहे हैं, वी डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, बट नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान. इंटरेस्टिंग बात है, इट वॉज ऑल अबाउट चाइना. एंड चाइना में भी क्या था कि दे वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से चाइना डेट ट्रैप कर रहा है, प्लेज ट्रैप कर रहा है फिलीपींस को. एंड मोर इंटरेस्टिंग वॉज कि इंडिया के साथ भी किस तरीके से माइंड गेम खेल रहा है. सो द इंटायर वे द चाइना इज प्लेइंग इट्स इंटरनेशनल गेम वॉज द मेन फोकस. एक इंटरेस्टिंग लाइन था यहाँ पे कि रूल ऑफ ऑर्डर जिसकी बात करते हैं हम, कि वर्ल्ड ऑर्डर में रूल बेस्ड हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि पीस मेंटेन रहे. इसमें एक अगेन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा इस पे कि कई कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना जिन्होंने इन गेम्स को गेम कर लिया है. इन अदर वर्ड्स दे हैव लर्नड हाउ टू ब्रेक द गेम एंड यही रूल्स को वो अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं. जैसे कि UNCLOS को फॉलो नहीं करता है चाइना जब बात होती है साउथ चाइना सी में,
बट वही यूएनसीएलओएस का हेल्प लेता है चाइना जब बात करता है आर्कटिक का। सेकेंड एग्जाम्पल, WTO ट्रेड रूल्स, जहां पे चाइना को फेवर करता है चाइना उसको सपोर्ट करता है, पर जहां पे नहीं करता है चाइना कहता है कि इट्स अ बायस्ड रूल। तो कई कंट्रीज हैं जो इस तरीके का गेम खेल रहा है। दिस इज व्हाट चाइनाज माइंड गेम्स आर। इसी को काफी डिस्कशन किया गया था, यूरोपियन कंट्रीज ने डिस्कस किया था, अफ्रीकन कंट्रीज ने डिस्कस किया था। इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना की तरफ से कोई भी डिप्लोमैट नहीं था टू डिफेंड और टू गिव आंसर बैक, बट द मेजर थिंग वाज कि चाइना का जिस तरीके से अभी वर्ल्ड ऑर्डर में एक कंपटीशन या जो एक रूल ब्रेकिंग ट्रेंड चल रहा है, दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ केओस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरा था रशिया यूक्रेन क्राइसिस। नाउ दिस वाज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये पॉइंट रेज होता है चाइना से ही, जहां पे ये बात की गई है कि चाइना जो, अगर हम देखते हैं तो चाइना का जो मेन गेम है, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग रशिया टू इट्स कैंप। एंड यहां पे अगेन आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड कि वी हैव टू गिव रशिया ऑप्शंस। अगर हम रशिया को आइसोलेट करते रहेंगे तो चाइना रशिया को अपने तरफ खींच लेगा, एंड देन वी हैव अ रशिया चाइना नेक्सस व्हिच इज गोइंग टू बी डेंजरस टू द वर्ल्ड ऑर्डर। एंड एग्जैक्टली चाइना का यही है गेम। एंड रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस ने एक स्टैंड लिया है, उससे क्या हो रहा है कि रशिया को हम, वी आर पुशिंग रशिया टू दी टू अ कॉर्नर इन द रूम, जिससे कि रशिया के पास अगर ऑप्शंस लिमिट हो जाएगा तो रशिया का जो नेक्स्ट स्टैंड होगा वो अग्रेशन ही रहने वाला है, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ रशिया, राइट? इट हैज बीन अ वर्ल्ड पावर, it is one of the largest countries, it is in its nature to be a center of power. उसको अगर हम पुश करते रहेंगे तो then we are creating a major problem, जहां पे चाइना इसको लेवरेज करके रशिया को यूज करके वर्ल्ड ऑर्डर में डिसऑर्डर लेके आएगा। तो इसी बात पे बात हो रही थी। एंड यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री से डिप्लोमैट्स थे, उन्होंने बहुत ही स्मूथली ये पॉइंट लेके आए कि भाई इंडिया को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। दे एक्चुअली सेड दैट देयर इज अ पीस कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन स्विट्जरलैंड अभी कुछ दिन में, एंड इंडिया शुड पार्टिसिपेट एंड इंडिया शुड कम एंड लिसन टू व्हाट यूक्रेन हैज टू से। तो यहाँ पे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय पे, उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलरेडी had good relations with Ukraine और हमारा जो bilateral ties है यूक्रेन के साथ काफ़ी strong है। We have already had conversations, we have heard both the sides, हम कोई sides नहीं ले रहे हैं। It is very simply having our options open. यहाँ पे, and this is again very categorically put, कि इंडिया का point of view ये है कि रशिया और यूक्रेन को आके बात करना है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से ये सोल्यूशन नहीं आने वाला है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इंडिया का पीस टॉक में पार्टिसिपेट करना या रशिया के साथ कंटिन्यूड डिफेंस डील या कंटिन्यूड पेट्रोल डील पे वर्क करना, इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी अकॉर्डिंग टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया कैन डू बोथ बिकॉज इंडिया इज बैलेंसिंग बोथ। ठीक है, तो इस पे भी एक काफ़ी डिस्कशन चलता रहा। तीसरा आया रिफॉर्म्स ऑफ यूएनएससी। नाउ रिफॉर्म्स ऑफ यूएनएससी जब हम बात करते हैं, अगेन काफ़ी क्लियर था कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स आर इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोई भी कंट्री अपना पावर शेयर नहीं करना चाहता है, वीटो पावर को डाइल्यूट नहीं करना चाहता है। बट द रियलिटी हैज चेंज्ड, एज अगेन आई एम गोइंग टू कोट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, हु सेड दैट जब यूएनएससी फॉर्म किया था तब 50 मेंबर्स थे यूएन के, आज के दिन वो 4 टाइम्स हो चुके हैं। तो रियलिटी हैज टू चेंज, बट द प्रॉब्लम इज countries do not want to share power, and the biggest obstacle to this reforms is a non-Western country, which is China. So the option that countries have right now is to make their own alliances, and that is what India is doing. India, चाहे आप BRICS देखो, G20 देखो, it is exactly what India is doing कि भाई अगर हमें major power sharing seat में आप नहीं बैठा रहे हो तो हम दूसरे alliances से अपना इंटरेस्ट बेस्ड बात करेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। सो इंडिया हैज बीन वेरी कैटेगोरिकल अबाउट दिस कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू बी द प्लेइंग फील्ड, वी आर गोइंग टू बी द प्लेयर इन द पावर ऑर्डर, एंड इफ वी आर नॉट टेकन सीरियसली तब यूएनएससी का क्या ही वैलिडिटी है, क्या ही लेजिटिमेसी है। तो रिफॉर्म्स या मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होने वाला है, इंडिया इज गोइंग टू गो एंड हैव इट्स ओन अलायंस बिल्डिंग।
नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था रेस टू द आर्कटिक. एंड रेस टू द आर्कटिक में बिकॉज नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज वेर इन्वाइटेड. कौन है नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज? सो बेसिकली 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड. एंड 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लाटविया एज वेल एज एस्टोनिया. तो नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज वेर इन्वाइटेड एंड इनके साथ सबसे 3 पैनल्स थी इस बार ऑन द रेस टू द आर्कटिक. इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर है कि वी आर इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ दिस रेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब इसमें भी डिस्कशन वाज दैट किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए इंगेजमेंट. इट कैन नॉट जस्ट बी द आर्कटिक. तो वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पे बात की गई है, ट्रेड रिलेशंस पे बात की गई है, एंड द 4th एलिमेंट दैट वाज टॉक्ड अबाउट वाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी. स्पेशली नॉर्वे के साथ देयर वाज अ कंप्लीट एक अलग अगेन ट्रैक 1.5 था जहाँ पे सी दैट इज कनेक्टिविटी एज वेल एज मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात की गई है, ट्रेड पे बात की गई थी उस पर, राइट. सो दैट वाज अबाउट द रेस टू द आर्कटिक. लास्टली टेक्नोलॉजी वुड बी द नेक्स्ट डिवाइडर. नाउ ये 2 पैनल्स में डिस्कस की गई थी जहां पे बोला गया था कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को अगर आप देखोगे तो मेजर डिवाइडर क्या है? इट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स एज वेल एज क्लाइमेट चेंज. बट with the way technology is becoming so crucial for any country's development, उसमें technology is going to be the divider between global south and global north. And आज के दिन जो global north है वो वही कर रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी को it is not allowing the free flow of technology, which is going to create the next division, which is going to create the next barrier in creating a unified or let's say an alliance, प्रॉपर अलाइंड बिल्ड वर्ल्ड ऑर्डर. तो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी बातचीत हुई है एंड 2024 का जो ईयर है उसको बोला गया है कि इट्स एन ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर एंड कम टू अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, किस तरीके से इस पे बात की जाए, राइट, या उसको कंट्रोल की जाए. सो दैट वर द मेन हाईलाइट्स ऑफ द डायलॉग. अब आते हैं इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी पे. नाउ ये जो फॉरेन पॉलिसी की मैं ऑब्जेक्टिव्स बात कर रही हूँ या प्रिंसिपल्स जो बात की गई है, basically I've taken it from what our Honorable Minister S. Jaishankar said, what Foreign Secretary said, and along with what the other ministers of the Indian government basically talked about. तो ये जो सिग्नलिंग था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और हर पॉइंट पे, चाहे वो पैनल हो चाहे वो डिस्कशन रूम्स हो, इन्हीं पे बात की गई है, राइट. एंड इट वॉज वेरी वेरी क्लियरली मैंशन दैट दिस इज वॉट इज द roadmap for the next 5 to 10 years that India is going to follow. सबसे पहले तो था कि शिफ्ट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट. आई वॉज सरप्राइज कि यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया. तो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो उस पर उन्होंने बोला कि मल्टी अलाइनमेंट पे when we talk about that word, it basically means that we are partnering with many countries, but it also includes that there might be some countries जिसके साथ हम पार्टनर नहीं कर रहे हैं. बट ऑल अलाइनमेंट का मतलब है जो भी हमारे साथ है, जैसा हमारा इंटरेस्ट है, वी आर रेडी टू अलाइन. चाहे वो कंट्री इज इन लैटिन अमेरिका, चाहे वो कंट्री इज इन यूरोप, चाहे वो अफ्रीका में हो, साउथ ईस्ट एशिया में, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट. It is now, we are now moving towards an all alignment framework, and it is going to be issue based, interest based. So there is no middle ground now. It is all about finding common ground कि क्या है common issue, क्या common है, interest क्या common है, उस पे हम align करेंगे. So non alignment to all alignment पे हम we have moved towards it. The word multi alignment has been dropped. दूसरा था कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज. ये भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बात की है कि देखा जाए कि कंट्रीज जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके साथ हमारा कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज है. एंड ये इन टाइज को लेवरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द माइंडसेट ऑफ पीपल ऑफ दोज कंट्रीज देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया. And through soft power, India का जो soft power diplomacy है, we can actually leverage that. And this is what India's game plan is going to be. We are going to be human-centric, we are going to be people-centric, we are going to be technology-driven.
So this is something that again Foreign Secretary Quadri talked about, that our model, a foreign policy model, is going to be people-centric, technology-driven women empowerment. Right? This is what is going to radiate peace in an era where war is not a solution, where war is not acceptable. तो ये जो मॉडल रहेगा सॉफ्ट पावर ड्रिवन, इट्स गोइंग टू फोकस ऑन कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज एंड इट्स गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन पीपल सेंट्रिक. काफी क्लियरली हमने ये मेंशन किया हुआ है, इट्स गोइंग टू बी पीपल सेंट्रिक. एग्जांपल्स की तरह से अफगानिस्तान का मेंशन किया गया था, श्रीलंका का मेंशन किया गया था, मालदीव्स का भी मेंशन किया गया है. यहाँ पे बोला गया है कि भाई वी आर गोइंग टू कंटिन्यू स्पेंडिंग ऑन मालदीवियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिस्पाइट व्हाट द पॉलिटिक्स इज, डिस्पाइट व्हाट द सिग्नलिंग फ्रॉम मालदीवियन गवर्नमेंट इज. हम करते रहेंगे जो हमें करना है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो पीपल सेंट्रिक है, सॉफ्ट पावर ड्रिवन है. सो दिस वाज अगेन अ न्यू थ्रस्ट, क्योंकि आपको याद रहेगा जब मालदीव्स का इशू काफ़ी हॉट हो रहा था एंड डिस्कशन चल रही थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन दैट मालदीव्स को हमें पैसा देना बंद करना चाहिए, वी शुड कंप्लीटली इग्नोर मालदीव्स. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंड इज, that we are not going to stop giving money, we are going to actually increase, because if people support India, government to aati jati rahengi. We just want that people centric approach. So that has been the one of the another principle that was talked about. Next was India as a bridging power. Bridging matlab G20 mein India indicated that global north or global south ke beech mein India can actually be a bridging power. And this is what India is portraying itself right now. So as a Vishwamitra, India is going to play as a bridging power. And is bridging power ke through mein, India is going to be the voice of the global south in G20 as well as an invitee, because it's a permanent invitee to G7. तो वहाँ पे भी global south का जो agenda है, India is going to keep talking about it, because India sees itself as a bridging power. Moving on, we come to the next few points. एक था सस्टेनेबल रेस फॉर द रिसोर्सेज, चाहे वो आर्कटिक की बात हो या अंटार्कटिका की बात हो. दैट वाज व्हाट इंडिया इंडिकेटेड कि एवरी कंट्री इज गोइंग टू रेस. ऑब्वियस बात है, न्यू ट्रेड रूट्स आ रही है, न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल हो रही है, बट इट हैज़ टू बी केप्ट इन अ माइंड दैट इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल. नेक्स्ट वाज इंडिया इज नॉट एंटी वेस्ट, इट इज नॉन वेस्ट बट नॉट एंटी वेस्ट. एंड ये बहुत बार कहा गया है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस पे कहा गया है, बट रायसेना डायलॉग्स में इट वाज बेसिकली गिवन विथ एग्जांपल्स, जहाँ पे ब्रिक्स G20, इट्स नॉट G2, इट्स G20 एंड क्वाड अलायंसेस की बात की गई है. एंड क्वाड पे सबसे ज़्यादा एक पूरा दिन रखा गया था, दैट वाज ऑन सैटरडे, जहाँ पे दे टॉक्ड अबाउट कि क्वाड इज हियर टू बी, क्वाड को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, क्वाड इज हियर टू कोऑपरेट, क्वाड इज हियर टू ग्रो. And most important, there were 4 purposes that were given. तो सबसे पहला जो हमारे again, I keep quoting External Affairs Minister S. Jaishankar, so I'm going to keep quoting him also on the Quad. So he said there are 4 principles on it. 1, Quad indicates it's a multipolar world order. Quad indicates that we have moved out of the post-Cold War thinking and we are moving towards alliance building. Quad means that we are not going to accept anybody's veto. Right? So no country like China का veto हम नहीं सुनने वाले हैं. Quad is all about that. And 4th is Quad is about cooperation amongst like-minded countries. So in this light, Quad is here to stay. चाहे वो चाइना उसको problematic कहे, चाहे इतना there is a narrative that Quad is losing its power, Quad is losing its significance. तो अकॉर्डिंग टू इंडिया क्वाड इज हियर टू स्टे, एज वेल एज जो इतना जो आईमेक पे इतनी बातचीत हो रही है ना कि भाई इजराइल गाजा वॉर के वजह से आईमेक नहीं होने वाला है. तो ही वॉज वेरी क्लियर दैट आईमेक इज गोइंग टू वर्क. एक बार वो वॉर खत्म हो जाए, आईमेक इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इज द नेक्स्ट फोकस ऑन. Right? So that is what India talked about. Then he talked about democratizing of global order. Again, global south पे काफ़ी mention किया गया था कि इस तरीके से global south countries are important and उनका voice सुनना चाहिए, especially African countries and Pacific Island countries, and he gave examples of many other countries. Interesting बात है कि उस panel में there was an African diplomat also who said that the rule does not give space or does not represent Africa. And Africa, therefore, feels that it is missing out on the multilateral organizations.
So in this statement, our minister actually replied back and said कि India assures African countries that जो भी उनका point of view है, जो भी उनका perspective है, India is going to be taking those up in every multilateral organization that India is part of. So Voice of Global South is just not, it's just not going to be a conference, but it's going to be a part and parcel of India's foreign policy. So that was a major thing. उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे बात हुई थी, इस पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैनल था और डिस्कशन भी था इसमें. जियो इकोनॉमिक्स विदाउट जियो पॉलिटिक्स इज ओनली अ ड्रीम, ये जो स्टेटमेंट था इस पे काफ़ी डिबेट्स भी हुई थी. तो जियो इकोनॉमिक्स विदाउट जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि चाइना पे अगेन बात हो रही है कि जो बार बार इकोनॉमिक्स की बात होती है, इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट it cannot be without good geopolitics. Geopolitics is all about building cooperation, building trust, building consensus. इसके बिना geo-economics has no place. So countries cannot keep ignoring कि China क्या कर रहा है just because they have a trade relation with China. So that was what the conversation was on. And connectivity पे भी बात हुई है and IMEC पे सबसे ज़्यादा बात हुई है. BRI को लेके एक ही बार mention हुआ था, but there was largely no touching upon except the fact that Italy has walked out of it. And EU के जो members थे उन्होंने कहा कि भाई we realize that China का क्या debt trap का plan है with BRI. उसके अलावा ऐसा कुछ BRI पे discussion हुआ नहीं था. IMEC पे ज़रूर discussion हुआ था. And last point that I wanted to make was that India-centric foreign policy. So there was a whole panel on why Bharat matters. और जो questions हैं हुए थे and everything. और उसमें भी it was very clear that we are not going to apologize when we put our interest first. We are not going to, discuss or give space for criticism. जहाँ पे कंट्रीज आके ये बोल रही हैं कि आप रशिया के साथ क्यों दोस्ती कर रहे हो, आप यूक्रेन को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो, आप इजराइल हमास वॉर में ये क्यों स्टैंड ले रहे हो. सो इट वाज वेरी क्लियर. एंड यहाँ पे आई वांट टू कोट अगेन आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हु सेड दैट कि वी हैव ऑलवेज मेड चॉइसेस एंड वी हैव ऑलवेज मेड चॉइसेस बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि पहली बार हम इन चॉइसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वी वांट टू जस्टिफाई but because we want to tell the world why we are taking these choices or why we are making these choices. So this discussion, this explanation of our choices, चाहे वो म्यूनिक में हो, शंग्रीला में हो, चाहे वो रायसेना में हो, it is all about telling the world that this is what India's foreign policy is, and it is India-centric. And this is where I felt that the Raisena Dialogue of 2024 was a major hit. Despite a lot of criticism, क्योंकि कई जगह पे क्रिटिसाइज किया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया पे बात नहीं की गई है, इंडियाज नेबरहुड पे बात नहीं की गई है, सेंट्रल एशिया पे बात नहीं की गई है. देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट दिस फाइनल पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज कि whatever said and done, what was discussed, what new foreign policy का जो एजेंडा बताया गया है, उसमें ये क्लियरली एक अंडरलाइनिंग पॉइंट था कि दिस इज व्हाट इंडिया new foreign policy is. We are not going to apologize about it. We are not going to justify it. This is based on India's national interest. Full stop. With this, we come to an end to today's video. Thank you so much for joining me in this video. I'll see you in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.